हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुले फिशर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बीए प्रोग्राम कर रहे हैं। बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 4 हमारा चल रहा है, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान कर रहे हैं, जिसके हम चैप्टर मीन्स इसमें यूनिट वाइज है। तो यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हम यूनिट 2 कर रहे हैं। यूनिट 2 का हमारा 2 चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा स्टार्ट होगा यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 3। ओके, आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। और हमने यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था शीत युद्ध के बारे में। आई होप आपको रिमेंबर होगा, आप सभी को याद होगा कि हमने क्या पढ़ा है। हमने यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ा है। 2 में शीत युद्ध के बारे में पढ़ा था। अब ये यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे हमने पहले यूनिट 1 में हमने यूनिट 2 में 2 के जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें हमने शीत युद्ध के सारे चरण पढ़े थे। चरण वाइज उन्होंने दे रखा है एसओएल वालों ने। अब यूनिट 2 का ही 3rd चैप्टर है, तो इसमें हम शीत युद्ध के बारे में ही पढ़ेंगे कि शीत युद्ध के समाप्ति के बाद क्या हुआ। चलिए चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर का नाम है शीत युद्ध के बाद के दौर और शक्ति के उभरते जो केंद्र थे उनके बारे में पढ़ेंगे। अब शीत युद्ध समाप्त हो गया, जो कि यूएसए यानी अमेरिका और सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के बीच में था। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। ये इसके बीच में था, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध। अब वो समाप्त हो गया तो शक्ति के और उभरते केंद्र आए, जिसमें कि यूरोपीय संघ, चीन, रूस और जापान, ये 3 देश जो शक्ति के उभरते केंद्रों के रूप में आ रहे थे। चीन, रूस, जापान, जिन्होंने अमेरिका को चुनौती दी। मैंने आपको 2nd चैप्टर में बताया था कि जब सोवियत संघ यानी हार गया था, उसकी विघटन हो गया था, उसके बाद में सोवियत संघ के बाद में अमेरिका एक ध्रुवीय शक्ति बन गया था। पूरे विश्व में एक महाशक्ति बचा था। बट अब कुछ टाइम बाद शक्ति के उभरते केंद्र आए, जिसमें चीन, रूस और जापान थे, जो कि अमेरिका को टक्कर देने वाले थे इन फ्यूचर। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन। आई होप ये सभी आपको समझ में आया होगा, चैप्टर का नाम एंड यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 भी आपको रिकॉल हो गया होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। ओके, अमेरिका और सोवियत संघ जैसे दो महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता के संदर्भ में किया जा सकता है। अब देखिए शीत युद्ध का क्या अर्थ है, शीत युद्ध होता क्या है। शीत युद्ध मैंने आपको पहले भी बताया था, शीत युद्ध में हम डायरेक्ट वॉर नहीं करते, लड़ते हैं विचारधाराओं में लड़ते हैं। विचारधाराओं में लड़ते हैं, आर्थिक तौर पर लड़ते हैं, राजनीतिक तौर पर लड़ते हैं, बट विचारधाराओं में लड़ते हैं। आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, तकनीकी हो गया, इन सभी में लड़ते हैं, ना कि डायरेक्ट हथियारों से लड़ते हैं। हथियारों की होड़ होती है बट हथियारों को प्रयोग नहीं होता, वही शीत युद्ध है। ठीक है, अब इसके बाद में शीत युद्ध ख़त्म कैसे हुआ। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई। मैंने आपको बताया था सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया था। चलिए फिर आगे देखते हैं। अमेरिका एकमात्र शक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका एक महाशक्ति बन गया, ये मैंने आपको बताया। अमेरिका एकमात्र शक्ति के रूप में उभरा और विश्व पर उसका एक ध्रुवीय शासन हो गया। ठीक है, अब शीत युद्ध के बाद के दौर में कई ऐसे मुद्दे थे जो कि वैश्विक राजनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो गए थे, क्योंकि शीत युद्ध के अंत के बाद सैन्य सुरक्षा, संरक्षण और रक्षा के अलावा कई अन्य तत्व भी महत्वपूर्ण हो गए थे। अब जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद सिर्फ सेना और बल और हथियार ही नहीं महत्वपूर्ण थे, और सारे मुद्दे और बहुत सारे मुद्दे भी उभर कर आए जो महत्वपूर्ण थे, जैसे कि वैश्वीकरण और आतंकवाद, और जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से मानवीय जाति को खतरा था, मानव की जाति को खतरा था। ये भी एक
बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभरे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। शीत युद्ध के बाद के दौर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसी कई वित्तीय संस्थाओं का प्रभुत्व कायम हुआ। अब शीत युद्ध खत्म हो गया। अब शीत युद्ध के बाद बहुत सारे संगठन बनाए गए ताकि लोगों की मतलब राज्यों की या देशों की हेल्प करी जा सके, जिसमें कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसी संस्थाएं बनाई गईं। ठीक, वहीं दूसरी ओर विश्व व्यापक संगठन भी एक ऐसी संस्था है। विश्व व्यापक संगठन की भी स्थापना की गई। ठीक है, और इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में फिर भी अमेरिका ने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए 9/11 की घटना हुई। आप सभी ने 9/11 की घटना पढ़ी होगी 11th-12th में, क्योंकि हम इसको पढ़ते हैं डिटेल में 9/11 की घटना। और 9/11 की घटना में क्या है, 9/11 की घटना में होता है कि अमेरिका जो है वो अपनी सेना भेजता है अफ़गानिस्तान में, क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो अलकायदा होता है वो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आक्रमण कर देता है, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका अपनी सेना 2001 में अपनी सेना अफ़गानिस्तान में भेजती है और उस चीज़ से अपनी सैन्य पावर दिखाती है। और उनकी सेना लौट कर आती है 2021 में, यानी पिछले ही साल अफ़गानिस्तान से अमेरिका की सेना निकली है। जब से गई हुई थी 2001 से गई हुई थी, 2001 से गई हुई थी और 2021 में आके वहाँ से निकली है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति को दिखाता है, अमेरिका अपनी सैन्य प्रभुत्व को जमाता है। और बहुत सारे संगठन भी हुए, जैसे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के संगठन हुए, सार्क बनाया इन लोगों ने, ताकि जो प्रॉब्लम चल रही है उनको कम किया जा सके और प्रॉब्लमों से निपटारा हो सके। चलिए फिर आगे देखते हैं। शक्ति के उभरते केंद्र। अब हम शक्ति के उभरते केंद्र देखेंगे, कौन कौन से केंद्र थे, जैसा कि हमारे चैप्टर का भी नाम यही है, शक्ति के उभरते केंद्र। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चीन, जापान, रूस जैसे देश भी अमेरिका के प्रभुत्व के साथ प्रतिद्वंद्विता कर रहे हैं। मतलब चीन, जापान और रूस जैसे देश अमेरिका के साथ खड़े हैं, अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। आने वाले कल में ये देश अमेरिका को चुनौती दे पाएंगे। और अगर हम किसी देश को विकसित कहते हैं या फिर ये कहते हैं कि हाँ वो विकासशील है, वो विकसित हो रहा है, तो हम किस पैमाने पे कह सकते हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए उस देश में। तो उस देश में ऐसी 7 कारक होने चाहिए जिससे हम उसे विकसित या विकासशील, कि हाँ वो अब टक्कर देने के लायक है किसी को। तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो भौगोलिक, आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, प्राकृतिक संसाधन, कूटनीतिक क्षमता, जनसंख्या और राष्ट्रीय असीमता की शामिल है। मतलब ये सातों चीज़ें उस राज्य या उस देश में होनी चाहिए, तभी वो विकसित देश माना जाएगा, तभी वो दूसरे किसी देश को टक्कर देने के काबिल हो पाएगा। ठीक है, अब यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में मास्ट्रिक्ट संधि के दौरान की गई। ठीक है, जब मास्ट्रिक्ट संधि हो रही थी उस समय 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ के 27 सदस्य हैं। ये रहा 27 सदस्य हैं। बट जब यूरोपीय संघ बना था उस टाइम पे 28 थे, यानी 28 सदस्य थे। लेकिन 2020 में यूरोपीय संघ से जो ब्रिटेन है वो निकल गया, यूरोपीय संघ से ब्रिटेन निकल गया 2020 में। और इसके निकलने को ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है। जब ये 2001 में निकला यूरोपीय संघ से, तो इसको ब्रेक्जिट के नाम से जाना गया।
चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट देश हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है कि कौन कौन से देश चुनौती दे रहे हैं, जिसमें से एक पहला है चीन। चीन महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और चीन जो है वो आज़ाद कब हुआ था? चीन आज़ाद हुआ था 1948 में। चीन आज़ाद हुआ था हमसे एक साल बाद, यानी भारत से एक साल बाद चीन आज़ाद हुआ 1948 में। ठीक, अब 1948 में चीन आज़ाद हुआ। उस समय 1948 में चीन आज़ाद होने के बाद चीन में माओ का उदय हुआ। चीन में माओ का उदय हुआ और उनके नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने 1949 में सत्ता हासिल की। यानी चीन आज़ाद हुआ 1948 में और एक साल बाद ही कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसने सत्ता हासिल कर ली माओ के नेतृत्व में। ठीक है, और माओ जो थे ना, उन्होंने बंद अर्थव्यवस्था को अपनाया। वहाँ की अर्थव्यवस्था एक तरीके से बंद अर्थव्यवस्था बन गई और सभी लोग अपने ही देश में व्यापार करते, ऐसी व्यवस्था थी उनकी। अब माओ की मृत्यु के बाद, जो माओ थे उनकी मृत्यु के बाद उनका जो शासन था वो चला गया शियाओपिंग के हाथों चला गया उनका शासन। अब जब उनका शासन शियाओपिंग के हाथ चला गया तो उन्होंने वहाँ की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी जोर दिया और वहाँ की अर्थव्यवस्था को काफ़ी बदला। और 1978 में वहाँ की अर्थव्यवस्था को विश्व के सामने खोला, मतलब विश्व के साथ उन्होंने खुले व्यापार की नीति को अपनाया। ठीक, अब जो चीन है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना है। यहाँ आप देख सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना है। पहली सबसे बड़ी जो सेना है वो उत्तरी कोरिया के पास है और दूसरी सबसे बड़ी सेना चीन के पास है। ठीक है, और इसके पास परमाणु हथियार भी हैं। इसके पास बहुत सारे परमाणु हथियार भी हैं, इसीलिए ये एक महाशक्ति के रूप में या उभरती महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। अब देखते हैं रूस भी एक उभरती महाशक्ति है। शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ के विघटन होने तक लगभग पूरे 70 वर्ष सोवियत संघ के अंदर केवल रूस का ही प्रभुत्व रहा। रूस सबसे इम्पोर्टेंट है सोवियत संघ में। उसका प्रभुत्व लगभग 70 साल तक सोवियत संघ में रहा। ठीक है, अब जब सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ तो जाहिर सी बात है रूस का जो अस्तित्व है वो भी 1991 ही होगा। तो देखिए यहाँ शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1991 में रूस अस्तित्व में आया। ठीक, और 1991 में ही सोवियत संघ के विघटन के बाद बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति बने। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब रूस के लिए 1991 का दशक काफ़ी मुश्किलों का दशक था। क्यों? क्योंकि उस टाइम गरीबी थी, बेरोज़गारी थी, भ्रष्टाचार था। क्योंकि तभी तो रूस आज़ाद हुआ था, रूस सोवियत संघ से अलग हुआ था, अस्तित्व में आया था। अब हमारे देश को देख लो, जब हमारे देश का उदय हुआ था, जब अंग्रेज़ चले गए थे 1948 में, जब हम लोग आज़ाद हुए तो 1947 सॉरी, जब हम लोग आज़ाद हुए तो हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार थी। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार तो नहीं था बट कंडीशन बहुत ख़राब थी, क्योंकि हमारे देश में बेरोज़गारी थी बहुत। उस टाइम के नेता तो बहुत अच्छे थे, इसीलिए भ्रष्टाचार बहुत कम था बट बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि रोज़गार नहीं था। हमारे जो उद्योग धंधे थे वो ख़त्म हो गए थे। वैसी ही कंडीशन यहाँ थी बट यहाँ भ्रष्टाचार भी था। इसी वजह से उन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़ा। ठीक है, अब उन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़ा। उसके बाद में व्लादिमीर पुतिन, आपको पता है अभी भी रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन ही हैं। वो बने 2000 में व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने। ठीक,
2000 से अभी तक 2022 तक व्लादिमीर पुतिन ही हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे नेता हैं, इसीलिए उन्हें बना रखा है। अब 2016 के बाद तेल की कीमतें बढ़ने से रूस की अर्थव्यवस्था में बदलाव आए। अब 2016 में जब तेल की कीमतें अचानक से बढ़ गईं, तो रूस को बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता मिली, आर्थिक लाभ होने लगा, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन सुधरी। ठीक है। और जो रूस जो है वो विश्व धरोहर स्थल है। रूस एक विश्व धरोहर स्थल है जहाँ पर्यटक का मीन्स होता है जो घूमने वाले होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, उनको पर्यटक बोलते हैं। और उनके लिए ये एक बहुत ज़्यादा फेमस जगह है, बहुत ज़्यादा प्रिय जगह है, जहाँ ये लोग जाना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। इसीलिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट देश है। और जो रूस है वो G20 का भी सदस्य है, G20 का सदस्य है, और बहुत सारे संगठनों का स्थायी सदस्य है। ठीक है। इसीलिए भी ये एक उभरता केंद्र के रूप में देख सकते हैं कि हाँ, ये एक विश्व के साथ सामने उभर रहा है। और जो रूस है, रूस के पास मुख्य तौर से थल सेना, वायु सेना और जल सेना, जैसे हमारे देश के पास थल सेना, वायु सेना और जल सेना है, वैसे ही रूस के पास भी अपनी थल सेना, वायु सेना एंड जल सेना, तीनों सेना हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाँच और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उसमें उसका सबसे बड़ा स्थान है, 5वें स्थान पर रूस की सबसे बड़ी सेना है। ठीक है। रूस के पास 5वें स्थान की सबसे बड़ी सेना है। और 18 वर्ष से 28 वर्ष, यानी यहाँ के सभी पुरुष जो 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में हैं, सभी को 1 वर्ष के लिए सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। वहाँ के हर पुरुष 1 वर्ष के लिए ज़रूर सेना में भर्ती होते हैं। ठीक है। और वहाँ की जो GDP है ना, GDP है, सकल घरेलू जो GDP है वहाँ की, वो किसी भी विकसित देश से ज़्यादा है वहाँ की GDP। इसीलिए भी इसको एक विकसित देश के रूप में या उभरता हुई शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है जापान। ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट जापान को हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, उसके पास बहुत बड़ी सेना है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान को एक सैन्य शक्ति नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता, इसका रीज़न हमें पता है। क्योंकि जब जापान का उदय हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, तो जापान के 2 देश हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों में बम गिराए गए थे। कब बम गिराए गए थे? 1945 में। यहाँ जगह नहीं है, हिरोशिमा एंड नागासाकी में दोनों में बम गिराए गए 1945 में। ठीक। और जब बम गिराए गए तो जापान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा आर्थिक, सैन्य, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसके कारण उसने सेना पे खर्च करना बंद कर दिया। वो अपनी इकोनॉमी में ज़्यादा खर्च करता है। इसीलिए अब उसे सैन्य शक्ति मानना कोई गलत बात नहीं है। कि अगर हम उसको सैन्य शक्ति ना माने तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि अब वो अपनी सेना पे ज़्यादा खर्च नहीं करता। जापान की राजनीति और सामाजिक संस्था देखो, जो जापान की राजनीति है वो एक स्थिर है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो नेता थे, कौन थे वहाँ के नेता? प्रधानमंत्री शिंजो आबे। जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे है ना, वो सबसे लंबे प्रधानमंत्री थे, और उनके शासनकाल में जापान की स्थिरता देखी जा सकती है। जापान की जो स्थिर व्यवस्था थी, जो जापान के सभी लोग शिंजो आबे की बात मानते थे, उसको देखा जा सकता है। और जापान की इस ग्रोथ में सिर्फ ये नहीं कह सकते पुरुषों का हाथ है, महिलाओं की भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। महिलाओं ने भी उनके लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। और जो जापान है वो G20 का भी सदस्य है। और 2018 में जापान चौथा सबसे बड़ा
आयात और निर्यात करने वाला देश था। यानी 2018 में जापान सबसे बड़ा देश था आयात और निर्यात करने वाला पूरे विश्व में। बेशक जापान को दक्षिणी कोरिया और चीन से चुनौतियां मिलती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक बढ़ती हुई या उभरती हुई शक्ति के रूप में है। लेकिन इससे एक और बात है जो जापान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है, बहुत ज़्यादा कठिनाई की बात है, वो है जापान एक वृद्ध समाज है। जापान में युवा और बच्चों से ज़्यादा वृद्ध लोग हैं। वृद्ध का मतलब आई होप आप लोग जानते होंगे, जो लोग बुज़ुर्ग होते हैं या जो लोग बूढ़े होते हैं उनको वृद्ध बोलते हैं। और जापान में बूढ़ों की संख्या यानी वृद्धों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है। जापान की जो जनसंख्या है उसमें सबसे ज़्यादा बूढ़ों की संख्या है। अब यहाँ जापान में सबसे ज़्यादा बूढ़ों की संख्या है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा किस देश में है इस टाइम करंटली। ओके, ये करंटली क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा, चलो करंटली का भी मैं आपको डेट बता देती हूँ, कब से कब तक के लिए हैं वो युवा। 2031 से 2041 तक युवा रहेंगे। वो किस देश में सबसे ज़्यादा युवा रहेंगे, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी जापान एक उभरती हुई शक्ति है। लेकिन अगर जापान अपनी राजनीतिक और सैन्य पर अपना बल दे तो जापान एक सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर सकता है, ठीक है। यहाँ हमारा अब ये निष्कर्ष है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और 1 सेकेंड, ये हमारा निष्कर्ष हो गया। ये यहाँ तक हमारा चैप्टर फिनिश है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। और जो भी लोग कमेंट करते हैं मैं सभी के आंसर देती हूँ। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मैं बुक परचेज़ कर लूँ बाहर से। देखो, मैं आपको कोई भी बुक ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगी। फर्स्ट आप SOL जाइए और वहाँ से अपनी बुक प्रेफर कीजिए, क्योंकि आपने अपनी फ़ी भी उन्हें दी है। फ़ी के साथ में जब आप फ़ी देते हो तो उसमें आपकी बुक्स के भी पैसे होते हैं। तो पहले तो आप SOL में ही जाके पता कीजिए कि क्यों नहीं आई है आपकी बुक, या फिर इंटरनेट पे भी, या उनकी जो SOL की वेबसाइट है उसमें भी उन्होंने हिंदी में क्यों नहीं डाली है। आप इस बात को उनसे पूछिए। अगर आपको कोई सलूशन नहीं मिलता है तो फिर आप बुक्स ख़रीद लेना, ओके। और अपनी स्टडी अच्छे से करिए। और हो सके तो आप इंग्लिश में भी एक बार ट्राई कर लीजिए, पढ़ के समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेना। और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई इशू हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगी। जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं या कोई क्वेरी हो या फिर कोई सजेशन हो, मैं ज़रूर देखूंगी। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू सो मच।